आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब भी हम किसी विद्युत परिपथ का एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ ऐसे गुण चाहिए होते हैं परिपथ के बारे में कि उसमें कितनी धारा बह रही है, कितना उसका प्रतिरोध है, कितना उसका विभवांतर। विभवांतर हम कोई भी बैटरी लगाते हैं, कोई सेल लगाते हैं, लेकिन हमें ये गणना करनी होती है, ये कैलकुलेट करना होता है कि उस परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध कितना है। एक प्रतिरोध है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। मान लिया कोई सेल है और उस सेल के साथ में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, आपको धारा ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये वोल्टेज V है और प्रतिरोध R है। इसमें अगर आपको करंट फाइंड करनी है, I = V/R। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा इसमें प्रतिरोध जुड़े होते हैं तब हमें उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है, तभी जाकर हम उसमें बहने वाली कुल धारा की गणना कर सकते हैं। अब एक परिपथ में जब दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध जुड़े होते हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का अलग मेथड होता है। प्रतिरोध दो तरह से जोड़े जा सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर। अब श्रेणी क्रम कौन से प्रतिरोध होंगे, समांतर क्रम कौन से प्रतिरोध होंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिन प्रतिरोधों में धारा समान होती है, I धारा समान है, वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़े रहते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। और जिन प्रतिरोधों में वोल्टेज V समान होता है, विभवांतर समान होता है, वो समांतर। तो ये तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं और कौन से समांतर। अगर धारा समान है, जिन प्रतिरोधों में धारा समान है तो उनका कॉम्बिनेशन सीरीज होगा, श्रेणी क्रम होगा, और जिनमें वोल्टेज समान है उनका कॉम्बिनेशन समांतर होगा। एक और दूसरा तरीका है इसको एनालिसिस करने का, मैथमेटिकल जो मेथड है आप उसको कह सकते हैं कि अगर प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हुए हैं कि पहले प्रतिरोध का सेकंड टर्मिनल अगले प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है। मान लीजिए तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R। पहले प्रतिरोध का सेकंड टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ा गया है और दूसरे का दूसरा टर्मिनल अगले के पहले टर्मिनल से जुड़ा गया, तो ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कहलाता है। अब मान लिया इन सब के साथ में एक सेल जोड़ा गया, ये सेल सब में करंट, इस सेल के कारण इन सब में करंट फ्लो करता है। अब आप देखें I करंट यहाँ से चलता है सेल से, R1 में I करंट होगा, R2 में भी I होगा, R3 में भी I होगा। सभी प्रतिरोधों में जो करंट होगा वो समान होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जिन प्रतिरोधों में करंट समान होता है वे श्रेणी क्रम में होते हैं, सीरीज में होते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर एक प्रतिरोध का सेकंड टर्मिनल अगले के पहले टर्मिनल से जोड़ा जाए तो वो सीरीज होता है। तो आपको देख करके पता चल जाता है कि जो कॉम्बिनेशन है प्रतिरोधों का ये श्रेणी क्रम है। तो सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लिया ये टर्मिनल A है और ये B है। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल B है। R1 प्रतिरोध R है, R1 है, इसके सिरों के बीच टर्मिनल V1 है। दूसरा प्रतिरोध R2, इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2, और तीसरा इसके सिरों के बीच। हर प्रतिरोध में करंट समान है, विभवांतर भिन्न भिन्न है। यही श्रेणी क्रम की एक विशेषता मैंने आपको बताई थी कि हर प्रतिरोध में धारा समान होगी और विभवांतर भिन्न भिन्न। अब यदि आप V1 का मान ज्ञात करना चाहें, V1 = ओम्स लॉ से आपको पता है V = I × R। करंट I, करंट इसमें I, रेजिस्टेंस कितना है R। V2 की वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे,
V2 इज इक्वल टू करंट I रेजिस्टेंस R तथा V3 I इंटू R। तीनों की वैल्यूज आपने निकाली। A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। आप क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के योग के बराबर आ जाएगा। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। I इंटू R1 I इंटू R2 प्लस I इंटू R। I को कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन नंबर 1। अब इन तीनों की जगह अगर हम एक प्रतिरोध लगाते हैं, R1 R2 R3 की जगह परिपथ में केवल एक प्रतिरोध R हम लगाएं। सपोज ये वही परिपथ है और इसमें एक तीनों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध R ऐसा लगाते हैं कि परिपथ में वही धारा I फ्लो करने लगती है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तब आप इस परिपथ के लिए क्या कहेंगे? V अपॉन I इज इक्वल टू R। यहां से आप देखिए V इज इक्वल टू I R और V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये कब आया? जब हमने कहा कि इसी परिपथ में तीनों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध हम जोड़ते हैं जिसके लगाने से परिपथ में फिर धारा I बहने लगती है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कहलाता है। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप कंपेयर करें, V अपॉन I इज इक्वल टू इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। V अपॉन I की जगह क्या रखेंगे आप? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए होंगे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों के सम के इक्वल होगा, तीनों के योग के बराबर होगा। अब इसमें आपको क्या इस इक्वेशन से क्या बता सकते हैं आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में? वो ये कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी ज़्यादा होता है। सपोज ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है। अगर इस इक्वेशन में आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हैं तो 10 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा? ये हो गया 45। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था? 20। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 45। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी अधिक होता है। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधों के संयोजन दो तरह से हो सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में अभी बता चुका किस तरह से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। दूसरा क्रम समांतर क्रम, पैरेलल। पैरेलल को दो तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि किसी भी प्रतिरोध, किसी भी परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए मैंने बताया था कि यदि विभवांतर समान है, हर प्रतिरोध में विभवांतर समान है और धारा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, तो वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दूसरा तरीका क्या है प्रतिरोधों को पहचानने का? जितने भी प्रतिरोध हैं उन सब का एक एक टर्मिनल एक पॉइंट पर जुड़ा होगा और दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट पर जुड़ा होगा। तो ऐसे प्रतिरोध जिनके एक एक सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों वो समांतर क्रम कहलाता है। अब समांतर क्रम में V कैसे समान रहता है, I कैसे डिफरेंट रहता है, ये हम देखते हैं कि मान लिया सेल से कुल जो करंट ड्रॉ होती है, कुल जो धारा चलती है वो I चलती है। इस जंक्शन पर आकर के ये तीन भागों में बढ़ जाती है। मान लिया पहले प्रतिरोध में R बन जाती है, दूसरे में I बन जाती है, दूसरे में I2 जाती है और तीसरे में I3। A जंक्शन पर I धारा तीन धाराओं में बढ़ जाती है।
I1 धारा यहाँ से जाएगी, I1 धारा ये आ जाती है, ये I2 और ये I3, तीनों धाराएं मिलकर के फिर I धारा वापस परिपथ में चली जाती। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हर परिपथ में धारा का मान भिन्न भिन्न है। यदि पॉइंट A और B, टर्मिनल A और B के बीच विभवांतर कैपिटल B है, तब आप देखेंगे कि R1 कहाँ जुड़ा हुआ है? R1 जुड़ा हुआ है A और B के बीच में। A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना V? तो R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। R2 कहाँ जुड़ा हुआ है? A और B के बीच में। A B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिर V आ गया। R3 भी A और B के बीच में ही है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि तीनों प्रतिरोधों के लिए धारा डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और यही समांतर क्रम की विशेषता है। अब अगर आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें कि I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन R1। पहले प्रतिरोध में धारा, इसके सिरों के बीच विभवांतर जो कि V है और इसका प्रतिरोध R1 है, I1 की वैल्यू आ जाती है। फिर I2 इज इक्वल टू विभवांतर V, प्रतिरोध R2, V अपॉन R2। और तीसरे प्रतिरोध में धारा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R2। अब इस जंक्शन A या B की अगर हम बात करें, तीनों धाराएं मिलकर के I बन जाती हैं, क्योंकि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इनकी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस I3 V अपॉन R2। V को कॉमन ले लें, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V को हम कॉमन लेंगे। जब हम कॉमन लेते हैं तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यहाँ पर आ जाता है V। और I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल पहले की तरह से ही अगर हम इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दें कि A और B के बीच विभवांतर V हो और धारा I हो, तब हम ऐसे प्रतिरोध को जिसका कि संयुक्त प्रभाव इन तीनों के प्रतिरोधों के संयुक्त प्रभाव के बराबर था। इन तीनों के कारण धारा कितनी थी? I। विभवांतर A और B के बीच कितना था? V। अब इन तीनों के स्थान पर अगर हम एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दें जिसके कारण परिपथ में I धारा हो और A और B के बीच विभवांतर V हो, तो ऐसे प्रतिरोध को हम तुल्य प्रतिरोध कह देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि R1, R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध R है, तब आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, और यहां से I अपॉन V इज इक्वल टू V अपॉन V। यहां से आएगा I अपॉन V, और ये आ जाएगा 1 बीच कटवाइए, R का इधर लेंगे, V को इधर लेंगे, I अपॉन V इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 I अपॉन V इज इक्वल टू क्या आ गया? R, सॉरी 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
प्लस 1/R। तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब जैसे आपने श्रेणी क्रम में देखा था कि जो तुल्य प्रतिरोध था वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी छोटा था, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सब गड़बड़ हो गया। जो तुल्य प्रतिरोध था वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा था, कहाँ, श्रेणी क्रम में। और यहाँ पर क्या होगा, जो तुल्य प्रतिरोध है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। मान लिया कि आपने लिखा 10 और ये लिखा 20 और इसको लिख दिया आपने 30, 30 या 60। तीनों का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना। तीनों का तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूले में रखते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/10 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम कितना हो गया, 60, 6, 3 और 1, 6, 3, 9 और 1, 10, 10/60। R इज इक्वल टू 6। तो यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि सबसे छोटा प्रतिरोध 10 था, लेकिन तीनों का तुल्य प्रतिरोध 10 से भी छोटा आ गया, 6 आ गया। इस तरह से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने नोट्स बनाएं, और कोई प्रॉब्लम होती है तो जो मेरा नंबर है उस पर मैसेज करें या फ़ोन पर बात करके आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।